नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा से, जहां पर आज नए मुख्यमंत्री नायब सैनी शपथ लेने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है। आज दिन भर नाटकीय घटनाक्रम हरियाणा में चला है, जहां पर मनोहर लाल खट्टर उन्होंने सुबह अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे दिया। जेजेपी जो पार्टी थी दुष्यंत चौटाला की, उससे अपना गठबंधन बीजेपी ने तोड़ लिया है। और इसके बाद विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा और तरुण चुग ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद अब नायब सैनी को वहां का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, विधायक दल का नेता चुन लिया गया और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं राजभवन से, जहां पर किसी भी वक्त ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है। कुर्सियां देख सकते हैं, 3 कुर्सियां लगी है वहां पर। इसके साथ साथ कुछ अन्य कुर्सियां भी लगी। जाहिर सी बात है कि इसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ कुछ मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण आज हो सकता है। और जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, हम आपको सीधे वहां लिए चलेंगे। वहां की सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। और आज सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला किया गया कि नायब सैनी जो है वो बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे। हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नायब सैनी 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और कुरुक्षेत्र से बीजेपी के लोकसभा के सांसद हैं। 2016 में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। 2014 में नारायणगढ़ से विधायक भी चुने गए थे। 2012 में बीजेपी अंबाला के जिला अध्यक्ष बनाए गए। 2009 में बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा के महामंत्री बने। 2002 में बीजेपी युवा मोर्चा अंबाला के महामंत्री बने और इस समय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं हरियाणा बीजेपी के नायब सैनी। मुख्यमंत्री जो थे मनोहर लाल खट्टर, उनके करीबी माने जाते हैं और आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं नायब सैनी। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। करीब 8% आबादी सैनी समाज की हरियाणा में है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अभी किसी भी क्षण जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू होने जा रहा है। और आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी जेजेपी, उसके साथ बीजेपी का गठबंधन चला आ रहा था। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपने बूते बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला के 10 विधायकों का समर्थन लेकर वहां पार्टी ने सरकार बनाई थी। लेकिन आज ये गठबंधन तोड़ दिया गया है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं दुष्यंत चौटाला के दिल्ली के छतरपुर स्थित फार्म हाउस की, जहां पर आज उनके सभी विधायकों की बैठक हुई थी। सभी को बुलाया गया था, लेकिन 10 में से केवल 5 विधायक ही इस बैठक में पहुंचे और इसी के साथ जो गठबंधन था वो टूट गया है। और इसका औपचारिक ऐलान कल किया जा सकता है। कल एक बड़ी रैली दुष्यंत चौटाला ने बुलाई है, जिसमें वो अपनी अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई और मीटिंग में सभी मुद्दों पर विचार किया गया। ये तय किया गया कि कल डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, जिसको हम नव संकल्प रैली के रूप में हिसार में मनाने जा रहे हैं। तो वहाँ आप सभी साथियों को, प्रेस के सम्मानित जितने भी दोस्त हैं, उनको ये सारी आज की जो कार्रवाई है, जो आज मीटिंग के अंदर डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जो भी पार्टी ने तय किया है, वहाँ उसका हम खुलासा करेंगे। और हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। वैभव, क्या पता लग पाया कि अगली रणनीति क्या होगी जेजेपी की? क्योंकि अब तो ये गठबंधन जो था वो टूट गया है। वो हालांकि 2 लोकसभा सीटें मांग रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बीजेपी ने तो गठबंधन ही तोड़ दिया। जी बिल्कुल, जिस तरह से जब से हरियाणा को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई, जब जेजेपी को महसूस हो गया कि बीजेपी कोई भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है, तब से जब और उसके बाद जब एक तरह से सुगबुगाहट तेज हुई तो दुष्यंत चौटाला ने अपने दिल्ली स्थित फार्म हाउस पर पार्टी के विधायकों की बैठक बुलवाई। जेजेपी के 10 विधायक हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात रही कि जो मीटिंग बुलाई उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 विधायक ही पहुंच पाए। ये अपने आप में साफ तौर पर गवाही देता है कि जेजेपी के अंदर ही एक तरह से टूट चल रही है। इसके बाद करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक के बाद जो 5 विधायक अंदर गए उसमें से कोई भी बाहर नहीं आया, बल्कि जो प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह वो बाहर आए। उन्होंने कहा कि मीडिया को हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, जो भी आज की मीटिंग में हुआ है वो कल हिसार
हिसार में एक बड़ी रैली करेंगे। दुष्यंत चौटाला उसी रैली में अपनी अगली रणनीति का जो है वो ऐलान करेंगे। लेकिन जब वो बाहर आए तो उनके चेहरा इतना उतरा हुआ था कि उनके चेहरे पर ही सब कुछ लिखा हुआ था कि किस तरह से जेजेपी में एक बड़ी टूट हो गई है। पार्टी के आधे विधायक दुष्यंत चौटाला ने जो मीटिंग बुलाई उसमें अनुपस्थित रहे हैं। तो एक तरह से एक बड़ा झटका जेजेपी के लिए यहाँ आया है। जी, शुक्रिया आपका वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। और हरियाणा के इसी घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विनोद मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही रविंद्र सिंह शोरन वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले विनोद जी आपके पास आना चाहूँगा, आप किस तरह से लेंगे आज जो बीजेपी ने फैसला किया है? मनोहर लाल खट्टर अगर 98 दिन और रह जाते तो शायद भूपेंद्र हुड्डा का सबसे ज़्यादा दिन रहने का, मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ लेते। लेकिन बीजेपी ने यह रणनीति हमने देखा उत्तराखंड में, त्रिपुरा में, गुजरात में अपनाई थी, जहां पर कि चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदले गए और इसका फायदा भी पार्टी को मिला। तो क्या यही रणनीति है कि एंटी इनकम्बेंसी की काट इस तरह से ढूंढी जाए? नहीं, इसको एंटी इनकम्बेंसी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि केंद्र में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, बीजेपी की राजनीति अब ओबीसी सेंट्रिक होती जा रही है। और हरियाणा में भी उन्होंने जैसे ओबीसी वर्ग को एक सीधे तौर पे एड्रेस करने की कोशिश की है। एंटी इनकम्बेंसी वाला कोई इशू नहीं है। और मुझे लगता है कि 10-15-20 दिन से ही ये अंदर अंदर ये बात चल रही थी और ये भी तय हो गया था कि जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा वो मनोहर लाल जी की पसंद का होगा। उनसे शायद ये पूछा भी गया और ये उनकी चॉइस थे। पार्टी अध्यक्ष भी मनोहर लाल जी की सहमति से ही इनको बनाया गया था। और ये भी तय हो गया था कि अगली जब आएगी सरकार तो मनोहर लाल जी को केंद्र में किसी अच्छे पद पे लिया जाएगा। इसीलिए ये सारा जो चेंज हुआ है। और बीजेपी को थोड़ा ये भी लगता है कि जिस क्षेत्र से ये नायब सिंह सैनी आते हैं उसको हम हरियाणा में उत्तरी हरियाणा या जीटी रोड बेल्ट बोलते हैं। जीटी रोड बेल्ट से 3 लोकसभा सीटें आती हैं और 27 विधानसभा सीटें आती हैं, 2014 में भी और 2019 में भी। इस बेल्ट ने और ओबीसी ने बीजेपी को काफी सपोर्ट किया है। 2014 में तो सरकार ही जीटी रोड की वजह से बनी थी। 27 विधानसभा क्षेत्रों में से 22 पे बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 में कुछ सीटें जीटी रोड बेल्ट से घटी थी। और एक माइंड में ये रहा होगा कि इस बेल्ट को भी मजबूत किया जाए और ओबीसी को भी मजबूत किया जाए और साथ साथ मनोहर लाल जी को केंद्र में आने का रास्ता जो है वो खोल दिया जाए। रविंद्र जी आपसे समझना चाहूंगा कि जो बात कह रहे विनोद जी के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं रहा, लेकिन अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तुलना करें तो आप ये पाएंगे कि जो बीजेपी का वोट प्रतिशत था वो काफ़ी गिरा। और 2014 की तुलना में तो बीजेपी अपने बूते बहुमत भी नहीं ला पाई थी, उनको जेजेपी का समर्थन लेना पड़ा। साथ ही साथ ये भी अंदर खाते बीजेपी के भीतर चर्चा चलती रही कि जो मनोहर लाल खट्टर की थोड़ी सख्त शैली थी, अनुशासन प्रिय वो माने जाते हैं, उसके चलते भी काफ़ी लोग जो है वो नाराज़ उनसे थे। क्या ये भी एक कारण रहा है? और बीजेपी ने सोच समझ के लगता है ये दांव चला है कि शायद इससे नुकसान अगर ना भी हो तो कम से कम कोई थोड़ा फायदा ही हो जाए। जी नमस्कार अखिलेश जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मनोहर लाल जी की जिस तरह की से छवि थी, खासतौर पर अगर मैं उसको और स्पष्ट भाषा में या आम जनमानस की भाषा में कहूं तो पिछले कुछ दिनों से अधिकारी और जो कार्यकर्ता थे वो उनको बहुत एरोगेंट किस्म का एक नेता बोलने लगे थे और उसका सीधा असर जो उनकी कार्यशैली था उसका पॉलिटिक्स पे पड़ रहा था। जहां तक नायब सैनी का सवाल है, नायब सैनी देखिए उत्तरी हरियाणा, जैसे विनोद भाई ने बताया कि उत्तरी हरियाणा से आज तक रिप्रेजेंटेशन मिला नहीं है। और जब से 50 साल से हरियाणा बना है तब से लेकर ये उनकी एक टीस रहती है मन में कि लगातार जो चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं वो हिसार से, भिवानी से या रोहतक के इलाके से बनते हैं, सिरसा से बनते हैं, पर ये इलाका अभी तक पिछड़ा हुआ है। और इस वजह से दूसरा ओबीसी, पहला जो ओबीसी मुख्यमंत्री थे 1967 में राव वीरेंद्र सिंह बने थे, उसके बाद से अभी तक कोई ओबीसी मुख्यमंत्री किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं बनाया। और ये पहली दफा है जब कोई राष्ट्रीय पार्टी ने एक ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया है, वो भी उत्तरी हरियाणा का। यानी कि जो असर इस बार देखने को मिल रहा था अखिलेश जी, कि जो किसान आंदोलन था उसका सबसे ज्यादा असर इसी इलाके में था, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर जाट और गैर जाट की राजनीति नहीं चलती है। इस इलाके की राजनीति के मुख्तलिफ जो है मसाइल हैं और उन जो इश्यूज थे किसान आंदोलन के, उनके चलते यहाँ पर वोट बैंक बीजेपी का काफी प्रभावित हुआ था। उसी को कंसोलिडेट करने के लिए बीजेपी ने इस इलाके में पहले प्रदेश अध्यक्ष दिया पहले, और उसके बाद इनको मुख्यमंत्री भी वहीं से दिया गया है।
खट्टर साहब जो कि रहने वाले थे रोहतक के, लेकिन उनको बनाया गया था मुख्यमंत्री करनाल से, तो उसका भी यही था कि ये इलाका जो पिछड़ा हुआ है या राजनीतिक तौर पर जिसको अभी तक उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, उसको कहीं ना कहीं कैटर किया जाए। और इसलिए जो देखिए प्रदेश अध्यक्ष भी अभी संजय भाटिया को बनाया गया है, वो जो प्रदेश के सबसे दो जी नंबर रवींद्र की जी, जाति विनोद है। जी कुछ बोलना चाहते हैं आपकी बात पर। मैं विनोद जी आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद गजाली, आपके पास आऊंगा। आप बताएंगे कि शपथ ग्रहण समारोह कितनी देर में शुरू होने जा रहा है? मुख्यमंत्री अकेले शपथ ले रहे हैं, उनके साथ कुछ अन्य मंत्री भी शपथ ले सकते हैं? जी देखिए, फिलहाल जो है कुर्सियां तो 2 और लगी हुई हैं वहां पर, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि शायद उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो और उसमें किस समुदाय के किस नेता को या पार्टी के ही विधायक को लेते हैं या इंडिपेंडेंट एमएलए को, विधायक जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर लेते हैं। वो सस्पेंस अभी बना हुआ है, और वो इसलिए भी बना हुआ है कि दोपहर में जब सीएलपी की मीटिंग चल रही थी, विधायकों की मीटिंग चल रही थी, जिसमें नायब सैनी का नाम चुना गया, उसमें से अनिल विज जो काफी वरिष्ठ नेता भी हैं, पूर्व गृह मंत्री थे पिछली वाली कैबिनेट में, कई बार विधायक रहे, वो बीच मीटिंग से उठ के चले गए। उनको समझाने बुझाने मनाने के लिए करनाल के जो लोकसभा के सांसद हैं संजय भाटिया, वो भी मीटिंग से बाहर आए। फिर उसके बाद कुछ खबर नहीं आई कि अनिल विज नाराज थे तो क्यों थे, बीच में उठ के चले गए तो क्यों चले गए, सरकारी गाड़ी से नहीं निकले। तो अभी भी उन कुर्सियों पर सस्पेंस बना हुआ है कि वो 2 कुर्सियां किसके लिए हैं। क्या 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा इस बार सरकार में रखना चाहेगी या नहीं, क्योंकि पिछली बार सिर्फ दुष्यंत चौटाला ही उप मुख्यमंत्री थे। तो उस पर सस्पेंस बरकरार है। वो शपथ ग्रहण समारोह जब शुरू होगा तो उसी वक्त पता लग पाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मोहम्मद गजाली इस तमाम जानकारी के लिए। और विनोद जी के पास आना चाहूँगा। विनोद जी, जो बात उठ रही है इस चर्चा के दौरान वो ये है कि जो जाट फैक्टर है, बीजेपी संदेश भी देना चाह रही है कि वो हरियाणा में गैर जाट की राजनीति करेगी, और अगर दुष्यंत चौटाला अलग चुनाव लड़ते हैं तो इससे भी जो कांग्रेस के समर्थन में जाट वोट जा सकते हैं, उनमें बिखराव हो, ये भी क्या रणनीति का हिस्सा हो सकता है? नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन पार्टी की कैलकुलेशन यही है, और जो जिस तरह से नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की, जिनके हम नाम सुन रहे हैं, अगर वो नाम ठीक हैं तो बीजेपी ने क्लियर कर दिया है एक तरह से कि हम इस बार नॉन जाट की राजनीति करेंगे हरियाणा में। और वैसे भी अगर आप मुझे 1 सेकंड का समय दो, तो कांग्रेस ने भी जितने समय राज किया है हरियाणा पे, बेशक उन्होंने जाट मुख्यमंत्री बनाया हो, लेकिन बिना नॉन जाट के कांग्रेस कभी नहीं जीती। कांग्रेस हमेशा बैलेंस रखती थी। जाट अगर केंद्र मुख्यमंत्री है तो केंद्र में उसी लेवल का नॉन जाट मंत्री रहेगा, केंद्र में मंत्री रहेगा, जैसे बंसीलाल और भजनलाल थे। बीजेपी ने भी इस बार कांग्रेस के नॉन जाट एरिया को पूरी तरह से बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। और बीजेपी अब जो भी फैसले ले रही है उसमें ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम जाट को नाराज तो नहीं करेंगे, लेकिन नॉन जाट को छोड़ेंगे भी नहीं, यानी नॉन जाट को हरियाणा की राजनीति में पूरी तवज्जो देंगे। तो बीजेपी की राजनीति और आगे 10 सीटों को जो जीतने का प्लान है वो इसी तरीके से ही है, क्योंकि ऐसा सुना जा रहा है कि भव्य बिश्नोई को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी हिसार और सिरसा लोकसभा क्षेत्र को मजबूत करना चाहती है। वहां पे भव्य बिश्नोई परिवार का अच्छा खासा प्रभाव है, अच्छी खासी अटैचमेंट है। एक बात मैं और आपको करेक्ट करना चाहूँ, आपने कहा कि पिछली दफा बीजेपी का वोट बैंक कम हुआ, 7 सीटें कम हुई। उसका कारण एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं था। उसका सीधा कारण था कि बीजेपी ने टिकटें इतनी गलत बांटी, इतनी लापरवाही से बांटी। अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी करेक्शन कर लेती, कांग्रेस ने तो मान लिया था कि 75 पार जा रही है और हम हार रहे हैं, अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी अपनी रणनीति में चेंज कर लेती तो बीजेपी को इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। और उसका सिंगल रीजन टिकटें थी और बीजेपी की जो यही कारण लोकसभा में भी हो सकता है। रविंद्र जी, संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, 10 की 10 सीटें बीजेपी पिछले 2 चुनाव से जीतती आ रही है, क्या हैट्रिक लगा सकती है, या फिर आपको लगता है कि कुछ किले में कहीं हरियाणा में सेंध लगनी शुरू हो गई, यही कारण है कि उसको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है? जी बिल्कुल, देखिए 2014 में 8 सीटें बीजेपी जीती थी, 2 सीटें हार गई थी, सिरसा की और रोहतक की, लेकिन 2019 में 10 की 10 सीटें जीती। और ये बात सही है कि देखिए इस बार का जो चुनाव है उसमें यही माना जा रहा है कि रोहतक की सीट पे बीजेपी के पास ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जो दीपेंद्र हुड्डा का मुकाबला कर पाए। और वैसी ही स्थिति कहीं ना कहीं सिरसा से भी लग रही है कि वहां पे थोड़ी सी बीजेपी वीक। जैसे विनोद जी ने कहा कि गैर जाट मुख्यमंत्री, देखिए विनोद भाई थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गैर जाट मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा वक्त तक कांग्रेस पार्टी के ही रहे हैं। बंसीलाल भजनलाल 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे, बनारसी दास गुप्ता रहे, भगवत दयाल शर्मा रहे। ये जाट और
हाँ बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा वक्त तक हरियाणा में गैर जाट मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के ही रहे हैं, और जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स रही है उसमें ये देखा गया है कि बैलेंस रखा गया। लेकिन मुख्यमंत्री चाहे कोई बना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा जो नुकसान में रही है वो अपने आपस के अंतर विरोध के चलते रही है। बीजेपी में ये देखा गया कि जितना स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है उसके चलते ये बड़े कांग्रेस को सीखने की जरूरत है। और नायब सिंह सैनी के बनने से जो ओबीसी का वोट लग रहा था कि शायद बीजेपी के हाथ से खिसक जाए, उसको एक साथ जोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। किसान आंदोलन के चलते जो उत्तर हरियाणा में बीजेपी को नुकसान साफ दिख रहा था, उत्तर हरियाणा अखिलेश जी पंजाब से लगता जी रविंद्र जी, माफी चाहता हूं, समय की कमी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में, और विनोद जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर में शुरू होने जा रहा है। हम लगातार इस खबर पर आपको जानकारी देते रहेंगे। महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह सैनी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारें। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने शपथ ली है। हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री। सुबह ही मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर के पैर छूकर नए मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद लिया है। बेहद करीबी माने जाते हैं मनोहर लाल खट्टर के, और एक तरह से उन्होंने आला कमान के सामने ये बात कही भी थी कि वो तो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उनकी पसंद से अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और अब उनकी पसंद नायब सिंह सैनी उनके बगल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद। तो ये राजभवन में समारोह चल रहा है, जहां पर कि मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री
कंवर पाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कंवर पाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। नादिना मैं कंवर पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कंवरपाल ने शपथ ली है और पिछली बार स्पीकर भी रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं और एक बार फिर से उन्हें मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में रेलवे के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर पीएम ने साबरमती रेलवे स्टेशन से 10 नई वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाई। आज के अपने दौरे के दौरान पीएम ने 85,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया है। पोखरण में तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की ताकत का आज प्रदर्शन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी भी पोखरण में तीनों सेनाओं की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन देखने पहुंचे। इस प्रदर्शन को भारत शक्ति नाम दिया गया है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत निर्मित हथियारों का आज प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास के दौरान भारत में निर्मित हथियार प्रणालियां, अर्जुन टैंक, धनुष होवित्जर, तेजस लड़ाकू विमान और ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर अपनी मारक क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। पर बने ऑरेंज एरो पर ले जाएं। तो 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।